सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। इसके पहले भी हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में एक लेक्चर दे चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में। तो पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि अदैत्यवादी के बारे में पढ़े थे। क्या? अदैत्यवादी के बारे में पढ़े थे। अदैत्यवादी के अंतर्गत हम 4 वैज्ञानिकों के या 4 दार्शनिकों के नाम बताए थे। वो 4 दार्शनिक कौन कौन से, जैसे कि थेल्स, अनैक्सिमेंडर, पाइथागोरस और दोस्तों जो मतलब चौथे थे वो हेराक्लिटस थे। कितना मैं बताया था, और उसमें अदैत्यवादी में मैं बताया था कि एक तारे की परिकल्पना थी, कि मतलब दार्शनिक जो थे वो एक तारे को आधार मान के उन्होंने क्या किया, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या किया। तो ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आया। आज हम लोग पढ़ेंगे दैत्यवादी के। ये था अदैत्यवादी, अब हम लोग पढ़ेंगे दैत्यवादी के बारे में। अब दैत्यवादी क्या है उसके बारे में आप लोग देखिए। दैत्यवादी दोस्तों क्या है? इसमें दोस्तों 2 तारे की परिकल्पना है। क्या? 2 तारे की परिकल्पना है। इसमें 2 तारे की परिकल्पना है दोस्तों। दैत्यवादी में जो दार्शनिक थे हमारे, वो 2 तारे को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई है। तो दोस्तों इसमें 2 तारे की परिकल्पना है दैत्यवादी में। ठीक है, ये परिकल्पना दोस्तों कब आई थी? तो जैसे कि मैं फिर से आपको बताऊंगा कि जैसे चैम्बरलिन एवं मोल्टन, क्या थे दोस्तों? चैम्बरलिन पहले हमारे दार्शनिक थे। इसमें चैम्बरलिन और मोल्टन दोस्तों, ये थे 2 दार्शनिक थे हमारे दैत्यवादी में, चैम्बरलिन और मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन की परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना। क्या है? ग्रहाणु परिकल्पना। तो ठीक है, देखते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। दोस्तों हमारे जो मतलब दैत्यवादी में 2 दार्शनिक थे, चैम्बरलिन और मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन की परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना में दोस्तों चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों चैम्बरलिन और मोल्टन ने तब क्या कहा कि पहले हमारे सौरमंडल में पहले एक सूर्य हुआ करता था। क्या कहा? कि हमारे सौरमंडल में पहले एक सूर्य हुआ करता था। हमारे सौरमंडल में पहले एक सूर्य हुआ करता था। इन्होंने क्या कहा? चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना है, जो दोस्तों 1900 कितने में कब आई थी ये परिकल्पना है? 1905 के दशक में ये आई थी। 1905 ईस्वी में, ईसा पूर्व में ये क्या हुई थी? ये हमारी परिकल्पनाएं आई थी। कौन सी परिकल्पनाएं? ग्रहाणु परिकल्पनाएं आई थी। कब आई थी? तो 1905 में आई थी। तो दोस्तों चैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा कि हमारे सौरमंडल में एक सूर्य हुआ करता था। क्या हुआ? चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा कि हमारे सौरमंडल में पहले एक सूर्य हुआ करता था। तो दोस्तों मान लीजिए, मैं इमेज के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए हमारे सौरमंडल में एक सूर्य है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में पहले एक सूर्य हुआ करता था, तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य का एक साथी तारा था। क्या इन्होंने कहा कि हमारे सौरमंडल में एक सूर्य हुआ करता था और सूर्य का एक साथी तारा था। मान लीजिए सूर्य का जो है ये साथी तारा है। ठीक है, ये साथी तारा है। तीनों ने बताया कि एक दिन ऐसा आया कि साथी जो तारा था वो सूर्य के नजदीक आने लगा। क्या हुआ? चैम्बरलिन और मोल्टन ने बताया कि सौरमंडल में पहले एक सूर्य हुआ करता था
और सूर्य का एक साथी तारा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जो साथी तारा था वो सूर्य के क्या हुआ, धीरे धीरे नजदीक आने लगा। क्या हुआ, वो सूर्य के धीरे धीरे नजदीक आने लगा। तो सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसे अपनी तरफ क्या किया, आकर्षित किया। क्या किया, इन्हें आकर्षित किया। आकर्षित करने के बाद जैसे ही ये सूर्य से आके टकराए, सूर्य से आके टकराए और यहाँ से जो छोटे छोटे क्या हुए, छल्ले निकले या छोटे छोटे जो कण निकले, वही दोस्तों क्या कहा है, ग्रहाणु कहलाते हैं। चैम्बरलिन और मोल्टन का जो है यही है ग्रहाणु परिकल्पना। यही ग्रहाणु दोस्तों किसमें कन्वर्ट हुए, ग्रहों के रूप में कन्वर्ट हुए। तो ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मैं फिर से आपको बताता हूं कि दोस्तों हमने बताया कि दैत्यवादी में बताया कि दो तारे की परिकल्पनाएं हैं। उसमें मैं दो दार्शनिक का नाम बताया कि चैम्बरलिन और मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन की एक परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना, जो 1905 के दशक में आई थी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा कि हमारे सौरमंडल में पहले एक सूर्य हुआ करता था। तो मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये मैं इमेज के माध्यम से आपको बताया, ये हमारे सूर्य था। और उन्होंने कहा कि सूर्य का एक साथी तारा था और साथी तारा एक दिन ऐसा आया कि सूर्य के नजदीक आ गया। सूर्य के नजदीक आ गया तो सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसे अपने मतलब साथी तारे पर किया, अपनी तरफ आकर्षित किया। जैसे ही साथी तारा को जाके सूर्य में टकराया तो वहां से जो छोटे छोटे छल्ले निकले, छोटे छोटे टुकड़े निकले, वही दोस्तों ग्रहाणु कहलाए। क्या कहलाए, ग्रहाणु कहलाए। इसी ग्रहाणु से दोस्तों क्या हुए, यही ग्रहाणु ग्रहों के रूप में कन्वर्ट हुए या ग्रहों के रूप में बदल गए। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़े, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि J4 के बारे में। J4 क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ ही लिए थे कि अद्वैतवादी में क्या क्या सिद्धांत थे, उसके बारे में डिटेल से आपको बता दिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं दैत्यवादी के बारे में। दैत्यवादी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उनको मैं डिटेल से आज आपको बताऊंगा। तो आप लोग केवल इस वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि दोस्तों मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए। हम जितना भी हो पाएगा उतना डिटेल से आपको ज्योग्राफी को पढ़ाएंगे, जितना इजी हो पाएगा उतना इजी करके आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत ही ना हो। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम बताएं J4 क्या, J4 के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे J4। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर ये J4 है क्या, क्या है ये J4 जो सर आप बता रहे हैं है क्या। जेम्स, जीन्स और जेफरी। क्या, जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारी परिकल्पना है। समझ में आया दोस्तों मैं G4 क्यों बोला, क्या आपको समझ में आया कि मैं G4 क्यों बोला, J4 क्यों बोला। J4 मतलब दोस्तों फर्स्ट हो गया जेम्स, सेकेंड हो गया जीन्स और थर्ड हो गया जेफरी और फोर्थ हो गया क्या, ज्वारी। हो गया, समझ में आया आपको। तो दोस्तों इतनी चीजें हैं, जेम्स और जेफरी क्या है, जेम्स, जीन्स और जेफरी की ज्वारी परिकल्पनाएं। ठीक है दोस्तों, अब आपके माइंड में क्लिक किया गया सर J4 आप बताए, जेम्स, जीन्स, जेफरी की ज्वारी परिकल्पनाएं, इसके बारे में भी हमको बता दीजिए कि मतलब ये परिकल्पनाएं आई कब, ये ज्वारी परिकल्पनाएं आई कब। तो दोस्तों ये जो ज्वारी परिकल्पनाएं हैं, ये जो ज्वारी परिकल्पनाएं हैं ये दोस्तों 1919 में आई। क्या आई, ये ज्वारी परिकल्पनाएं 1919 में आई। और 1919 में आपको एक चीज याद होगा, क्या, चौरी चौरा कांड हुआ था। 1919 में ही चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ठीक है, आपको इतना चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम J4 क्यों बताए, जेम्स, जीन, जेफरी और की ज्वारी परिकल्पनाएं, ये ज्वारी परिकल्पनाएं 1919 के दशक में आई थी। 1919 में दोस्तों वो मतलब चौरी चौरा कांड भी हुआ था। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई।
आई। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आए तो दोस्तों इसमें जैसे मैं आपको दैत्यवादी पढ़ा रहा हूँ, दैत्यवादी में मैं पहले बताया हूँ कि जो पहले मतलब हमारे जो वैज्ञानिक थे चैम्बरलिन और मोल्टन, चैम्बरलिन और मोल्टन ने जो चीजें बताई थी वही चीजें दोस्तों जेम्स और जीन्स ने ही बताई। क्या बताई? ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ कि इन्होंने बताया कि एक सूर्य था। क्या था? एक सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था। ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था। साथी तारा जैसे ही सूर्य के एक दिन ऐसा आया कि सूर्य के नजदीक आया। हाँ, जब ये साथी तारा सूर्य के नजदीक आया और सूर्य से जब आके टकराया तो यहाँ से छोटे छोटे छल्ले क्या हुए? बाहर आए। जैसे ही छोटे छोटे जब छल्ले बाहर आए, इसी को हम ज्वारीय परिकल्पनाओं के नाम से जानते हैं। इतनी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो छोटे छोटे छल्ले आए विस्फोट के बाद, तो इसे हम क्या कहते हैं? ज्वारीय परिकल्पनाएं कहते हैं। अब दोस्तों यही जो ज्वारीय परिकल्पनाएं हैं बाद में किसमें कन्वर्ट हो गई? ग्रहों के रूप में कन्वर्ट हो गई। इतना चीजें आपको समझ में आया? समझ में आ गया? तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जेफरी के बारे में। क्या? अब हम लोग देखते हैं जेफरी के बारे में। दोस्तों जेफरी का कहना क्या था? जेफरी का कहना था कि हमारे सौरमंडल में एक सूर्य है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे सौरमंडल में मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, एक सूर्य है, सूर्य का एक साथी तारा था। क्या? हमारे सौरमंडल में एक सूर्य है और सूर्य का एक साथी तारा था और साथी तारे का भी एक क्या था? मित्र था। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे सौरमंडल में एक ही तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, लाखों हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये क्या था? हमारे मतलब सौरमंडल में एक सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था और साथी तारे का भी एक साथी था। तो दोस्तों जैसे इन्होंने बताया कि साथी तारा जैसे ही अपने मित्र के पास आया, क्या हुआ? अपने मित्र के पास आया तो उसका मित्र जो है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक था। ठीक है, तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे मतलब इसको आकर्षित करने लगा, अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। और जैसे ही वो आकर्षित हुए, आकर्षित होने के बाद जैसे इसमें टकराए तो यहाँ से जो छोटे छोटे कण निकले उसी को दोस्तों हम ज्वारीय परिकल्पनाएं कहते हैं। और जो हमारा विस्फोट होने से सूर्य तो हमारा सेफ बच गया ना, जब सूर्य सेफ बच गया और ये तारे जब आपस में दोनों टकराए और यहाँ से जो मलबा निकला वही मलबे क्या हुए? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, उसी को हम ज्वारीय परिकल्पनाएं कहते हैं। और वही जो मलबे जो चक्कर लगा रहे हैं वही बाद में क्या कहे? ग्रह कहलाए। कितना चीज आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैं बताया कि J4 में जेम्स, जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पनाओं को बताया, जिसमें जो ज्वारीय परिकल्पनाएं हैं वो 1919 के दशक में आई थी जब चौरी चौरा कांड हुआ था। इतना आपको समझ में आया? उसके बाद मैंने बताया कि जेम्स जो हमारे दार्शनिक थे और जीन्स जो हमारे दार्शनिक थे, ये दोस्तों इन्होंने बताया कि एक हमारा सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था। साथी तारा एक दिन ऐसा आया कि सूर्य के पास से गुजरने लगा और सूर्य अपने आकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसे अपनी तरफ आकर्षित किया। आकर्षित करने के बाद दोस्तों जो सूर्य से जो छल्ले निकले, छोटे छोटे टुकड़े निकले, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? ज्वारीय परिकल्पनाएं कहते हैं। और वही छल्ले बाद में ग्रहों का रूप ले लेते हैं। उसमें हमारे जो तीसरे वैज्ञानिक आते हैं जेफरी ने कहा कि हमारा सूर्य है, सूर्य का एक साथी तारा है और साथी तारे का भी एक साथी है। साथी तारे से साथी तारा जब इसका ये जो इसका साथी तारा है ये दो जब आके इसमें अपने साथी तारे ने टकराया और यहाँ से जो मलबे निकले वही मलबे क्या हुए? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। वही दोस्तों ज्वारीय परिकल्पनाएं हैं और वही जो मलबे चक्कर लगा रहे हैं वही बाद में ग्रह का रूप ले लिए। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? क्लियर हो तो आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रसेल के बारे में। क्या? रसेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रसेल जी ने क्या कहा। और दोस्तों रसेल जी ने भी तो कुछ कहा होगा, इनकी भी कोई परिकल्पनाएं होगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। ठीक है, रसेल का नाम तो आप लोग सुना होगा ना। ये कौन थे रसेल? रसेल एक महान दार्शनिक थे। अब कहाँ के थे तो ये आप लोग पता करिए कहाँ के थे, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं कहाँ के हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब रसेल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। रसेल, ठीक है दोस्तों, ये हमारे तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है
जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रसेल के बारे में। बात समझ में आई। इन्होंने दैत्य तारक क्या दिया, दैत्य तारक परिकल्पनाएं दिया। क्या दिया, दैत्य तारक परिकल्पना, दैत्य तारक परिकल्पना इन्होंने दिया। अब इन्होंने इसमें क्या कहा उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। इन्होंने दोस्तों कहा कि दो, जैसे कि हमारा सूर्य था, क्या इन्होंने कहा, रसेल ने कहा कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य का चक्कर एक छोटा सा तारा लगा रहा है। सूर्य का चक्कर क्या हुआ, एक छोटा सा तारा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने के बाद दोस्तों एक तीसरा तारा क्या हुआ, एक तीसरा तारे की चपेट में वो आ गया। जो सूर्य का जो चक्कर लगा रहा था ये छोटा तारा, ऐसा तो है नहीं कि हमारे सौरमंडल में एक ही तारे हैं, हमारे सौरमंडल में लाखों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, तो कोई भी तारा हो सकता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि हमारे सूर्य का एक छोटा तारा चक्कर लगा रहा था, और छोटा तारा क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि वो तीसरे तारे के चपेट में आ गया। मतलब तीसरे तारे की चपेट में जब आया, ये तारा क्या हुआ, जब चक्कर लगाते ये क्या हुआ, ऐसे मूव करने लगा, मतलब ऐसे घूमने लगा। ठीक है, ये मतलब इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, इस तारे के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, इसलिए तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस छोटे तारे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो ये छोटा तारा चक्कर लगा के फिर यहाँ आया, फिर ऐसे ही दोस्तों ये छोटा तारा क्या हुआ, फिर चक्कर लगाते लगाते यहाँ पहुंचा। तो ये दोस्तों क्या हुआ, इसमें टकराव हुआ। क्या हुआ, इसमें टकराव हुआ, और टकराव से जो यहाँ से मलबे निकले उसी को हम दैत्य तारक परिकल्पनाएं कहते हैं। वही दैत्य तारक परिकल्पनाएं बाद में क्या हुए, ग्रहों का रूप धारण कर लिए। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। दोस्तों ये सब चीजें एक ही हैं, एक ही रिलेटेड है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, ये टॉपिक में आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो आप केवल मतलब ध्यान से पढ़िए, और ध्यान आप देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, ये कॉन्सेप्ट जितना भी है सब आपको समझ में आएगा। अच्छा, जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा दिया गया है, इसके बारे में जितना भी परिकल्पनाएं हैं वो भी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ही दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो चौथी परिकल्पनाएं हैं वो क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। दोस्तों हमारी जो चौथी परिकल्पनाएं आती है फ्रेड होयल और लिटिलटन। क्या, फ्रेड होयल। चौथी परिकल्पनाएं हमारी है फ्रेड होयल और लिटिलटन। ये इनकी दोस्तों परिकल्पनाएं का नाम क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों फ्रेड होयल और लिटिलटन की मतलब परिकल्पनाएं हैं क्या है, अभिनव तारा परिकल्पनाएं। क्या है, अभिनव तारा परिकल्पनाएं। अभिनव तारा परिकल्पनाएं, अभिनव तारा परिकल्पनाएं हैं। किसकी परिकल्पनाएं हैं, तो दोस्तों हमारे जो फ्रेड होयल और लिटिलटन, फ्रेड होयल और लिटिलटन की दोस्तों अभिनव तारे परिकल्पनाएं हैं। इन्होंने बताया, इनका कहना है कि मतलब कि फ्रेड होयल और लिटिलटन का कहना है कि हमारे मतलब हम तीन तारा के लिए परिकल्पनाएं देते हैं। जैसे कि मैं आगे आपको बताया हूं कि कि जो ऐसे वैज्ञानिक थे, मतलब कि जैसे कि मैं बताया जे4 में मैं बताया हूं कि जेफरी थे, वो सूर्य को तारा न मान के वो सूर्य को क्या मानते हैं, वो सूर्य ही मानते हैं, वो तारा नहीं मानते। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा, फ्रेड होयल और लिटिलटन ने कहा कि तीन तारे थे। क्या होता, तीन तारे थे, ठीक है, मतलब सूर्य भी क्या है हमारा तीन तारा है। तो फ्रेड होयल और लिटिलटन ने सूर्य को भी तारा माना है। और यहाँ पे जो मैं बताया कि जेफरी के बारे में, जेफरी ने सूर्य को तारा नहीं माना था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जब सूर्य था, एक सूर्य था, सूर्य भी क्या है हमारा तारा है, उसका साथी तारा था, साथी तारे का भी एक साथी था।
जब ये साथी तारा इसके पास से गुजरा, क्या इसके पास से गुजरा या इसके पास आने लगा, तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसे क्या हुए अपनी तरफ आकर्षित किए। आकर्षित करने के बाद इससे टक्कर हुआ। टक्कर के बाद जब छोटे छोटे जो यहाँ से कण निकले, वही दोस्तों हमारे अभिनव तारा परिकल्पनाएं कहलाए। यही छोटे छोटे कण जब सूर्य का चक्कर लगाने लगे, क्या सूर्य का चक्कर लगाने लगे, तो वही बाद में क्या हुए तारे के रूप ले लिए। इतना चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मतलब फ्रेड होयल और लिटिलटन की जो परिकल्पनाएं है, अभिनव तारा परिकल्पनाएं है, इन्होंने सूर्य को भी तारा माना और इन्होंने बताया कि सूर्य का एक साथी तारा था और साथी तारे का भी एक तारा था। साथी तारा जैसे ही दोस्तों इसके पास से गुजरा अपने साथी के पास, तो क्या हुआ इसमें टक्कर हुई। टक्कर के बाद जो मलबे निकले, जो कंकड़ पत्थर निकले, जो छोटे छोटे कण निकले, वो सूर्य का क्या हुए चक्कर लगाने लगे, सूर्य का चक्कर लगाने लगे। यही दोस्तों बाद में क्या हुआ ग्रहों का रूप ले लिए। तो किसने कहा, तो फ्रेड होयल और लिटिलटन ने कहा। आपसे एग्जाम में कहीं पूछ ले कि 3 तारों की परिकल्पना किसने दिया था, तो 3 तारों की परिकल्पना फ्रेड होयल और लिटिलटन ने दिया था, जिनकी परिकल्पना का नाम है अभिनव तारा परिकल्पनाएं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़े, ऑटो स्मिथ के बारे में देखते हैं। चौथा हम लोग का है, पांचवा हम लोग का है ऑटो स्मिथ। ऑटो स्मिथ भी दोस्तों हमारे पांचवें दार्शनिक हैं। ये हम लोग का लास्ट क्या होगा, लास्ट परिकल्पनाएं हैं, मतलब कि अंतर तारक परिकल्पनाएं इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि अंतर तारक परिकल्पनाएं, अंतर तारक परिकल्पनाएं। मैंने क्या कहा कि हमारा ये लास्ट हमारा ये है मतलब चैप्टर, मतलब लास्ट हमारे जो मतलब अंतरराष्ट्रीय परिकल्पनाएं हैं, वो लास्ट परिकल्पना हमारी क्या है, 5वां है। और 5वां किसने दिया था, तो ऑटो स्मिथ ने दिया था। ऑटो स्मिथ की परिकल्पनाओं का नाम है अंतर तारक परिकल्पनाएं। क्या है, अंतर तारक परिकल्पनाएं। इन्होंने दोस्तों क्या कहा कि हमारा सूर्य था, क्या हुआ हमारा जो सूर्य था वो आकाश गंगा के पास से गुजरा। क्या मतलब जो ऑटो स्मिथ थे, इन्होंने कहा कि हमारा जो सूर्य था वो आकाश गंगा के पास से गुजरा। तो जाहिर सी बातें हैं, हमारा जो सूर्य है वो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इमेज के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं कि मान लीजिए कुछ आकाश गंगाएं ऐसी होती हैं। ठीक है, कुछ आकाश गंगाएं ऐसी होती हैं। हमारे आकाश गंगा में 3 भुजाएं होती हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, 3 भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों हमारा जो सूर्य था वो हमारे मतलब आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा था, यानी कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो यहाँ सूर्य है और सूर्य क्या हुआ आकाश गंगा के केंद्र का यहाँ से ऐसे ऐसे क्या हो रहा है चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते लगाते दोस्तों यहाँ क्या हुआ, यहाँ से गैस और धूल कण क्या हुए, गैस और धूल कण यहाँ आके धीरे धीरे क्या हुए जमा होने लगे। यानी कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गैस थी, जो धूल कण थे, वो क्या हुए इसके पास से आके क्या हुए इसमें समाहित होने लगे, मतलब इससे मिलने लगे। अब जाहिर सी बातें हैं, सूर्य अपना आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। कितना, 25 करोड़ वर्ष लेता है। इतनी चीजें आपको मालूम हो गई कि मतलब ऑटो स्मिथ की परिकल्पनाएं क्या हैं, इन्होंने क्या कहा, कहना क्या चाहते थे। इतनी चीजें आपको मालूम हुआ कि नहीं? नहीं मालूम है फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं बताया कि हमारा जो 5वां मतलब है ऑटो स्मिथ की अंतर तारक परिकल्पनाएं दिया। इन्होंने कहा कि हमारा जो सूर्य है वो आकाश गंगा के पास से गुजरा। तो मैंने क्या बताया, जाहिर सी बातें हैं कि जो हमारा सूर्य है वो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। तो मान लीजिए ये आकाश गंगा का केंद्र है, हमारा सूर्य ऐसे ही क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है। सूर्य को चक्कर लगाते समय दोस्तों क्या हुए, कुछ बादल के समूह, कुछ गैस और कुछ गैसीय बादल के समूह क्या हुए सूर्य के पीछे पीछे क्या हुए चक्कर लगाने लगे। क्या हुए, सूर्य के पीछे पीछे चक्कर लगाने लगे। जाहिर सी बात है सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना है, जो गैस है वो गैसी बादल हैं, वो क्या है जाहिर सी बातें हैं सूर्य के पीछे पीछे क्या होंगे चक्कर लगाने लगेंगे। तो दोस्तों हमारा जो सूर्य है ये चक्कर ऐसे ऐसे तो मूव कर ही रहा है। तो एक चक्कर हमारा सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।